हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाज़ा वायलेंस 2018 के बारे में। गाज़ा पट्टी में इस वक्त क्या हो रहा है, इतने सारे लोगों की मौत यहाँ पर क्यों हुई है, इसराइल की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर किस तरीके से रही है, जेरूसलम का कितना एंगल है यहाँ पे यूएसए का एंगल क्या है, यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, जापान, रशिया, चाइना, इन सब की क्या प्रतिक्रिया आई है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। तो यहाँ पे ये सब कुछ जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एज यू ऑलवेज डू। मगर वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपके साथ कुछ पोइट्री की कुछ लाइन शेयर करना चाहूँगा बाय द लेजेंडरी उर्दू पोइट मिर्ज़ा गालिब। इन्होंने एक बार कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं है इंसान होना। मतलब कि दुनिया में कोई भी टास्क हो वो आप एकम्प्लिश कर सकते हो। वो कोई भी अगर डिफ़िकल्ट आपको चीज़ लग रही है वो की जा सकती है। मार्स पे नहीं हम पहुंच पा रहे, इलोन मस्क जैसा कोई आदमी पैदा हो जाएगा, वो मार्स में ले जाएगा। कहीं ना कहीं से हर जो मुश्किल चीज़ है आसान हो जाएगी। मगर एक चीज़ है जो हमेशा मुश्किल रहेगी, वो है कि आदमी इंसान कब बनेगा। मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग, एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग कब बनेगा जो अपनी ही स्पीशीज़ को ना मारे, जो वायलेंस ना करे और जो पीसफुल तरीके से कोएग्जिस्ट करे। ये अचीव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और इसी पर एम्फेसाइज किया था मिर्ज़ा गालिब ने। खैर, अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो देखो, रिसेंटली गाज़ा पट्टी में बहुत सारे पैलेस्टीनियन लोगों की मृत्यु हुई है। अभी जो नंबर्स हैं वो क्लियर नहीं है। माना जा रहा है कि अभी के लिए 60 से ऊपर ये नंबर है, मगर ये इंक्रीज़ भी हो सकता है। अभी देखना बाकी है क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे अभी भी चल रही है। ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है। ये 2014 के बाद से सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है गाज़ा पट्टी में। 2014 में हमने लास्ट टाइम देखा था जब बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और इजरायली फोर्सेस ने बहुत सारे फ़लस्तीनियन लोगों को मारा था। अब ऑब्वियस सी बात है, हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है, ये इतना जो वायलेंस हो रहा है, इसके पीछे का रैशनल क्या है। क्योंकि 2017 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 16 में कुछ नहीं हुआ, तो अचानक से 18 में ऐसी वायलेंस हमको क्यों देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये मैप देखो, ये आप देखो कि ये जो येलो कंट्री है ये है इसराइल। ये अपनी बॉर्डर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, फॉर एग्जांपल इजिप्ट, जॉर्डन और यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में सीरिया। और सीरिया और इसराइल के बीच में आपको गोलन हाइट्स मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना, ठीक है। और बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा डेड सी। और यहाँ पे जो आपको ये पर्पल टेरिटरी दिख रही है, इसको हम कहते हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरी। ये दो हिस्सों में बटी हुई है। आपको पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक में मिलेंगे, आपको पैलेस्टीनियंस गाज़ा पट्टी में भी मिलेंगे। ये आप देख रहे हो, ये है गाज़ा पट्टी। ये याद रख लेना कि गाज़ा पट्टी मेडिटेरेनियन सी को यहाँ पर टच करती है, ठीक है। ये याद रख लेना, वेस्ट बैंक मेडिटेरेनियन को टच नहीं करता। अभी जो यहाँ पर इंसिडेंट चल रहा है, जो यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, ये गाज़ा पट्टी में हो रहा है। यहाँ पे जो बॉर्डर है ना इसराइल और गाज़ा पट्टी की, लोग यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर गोलियाँ चलानी स्टार्ट कर दी और सडनली यहाँ पर क्योस मच गया और बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मौत हो गई ना। ऑब्वियस यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि गाज़ा पट्टी में लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे और वो बॉर्डर के इतना ज़्यादा करीब क्यों आ गए थे। अब देखो, पैलेस्टीनियंस यहाँ पे दो रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला रीज़न है यूएस एम्बेसी इन जेरूसलम। यूएसए की एम्बेसी पहले तेल अवीव में थी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया की है, चाइना की है, रशिया की है, वैसे ही यूएसए की भी तेल अवीव में थी। सारी कंट्रीज़ की एम्बेसी इसराइल की तेल अवीव में ही होती है। यूएसए ने रिसेंटली अपनी एम्बेसी यहाँ से शिफ्ट करके जेरूसलम में ओपन कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। जेरूसलम काफ़ी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वहाँ पर एक एम्बेसी खोलना एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल मूव था और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इसको नेगेटिव तरीके से रिसीव किया गया। तो इस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। फिर दूसरा रीज़न यहाँ पर ये भी था, पैलेस्टीनियंस ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे, विच हाईलाइट्स कॉल्स फॉर रेफ्यूजीज टू हैव द राइट टू रिटर्न टू देयर फॉर्मर लैंड्स। अब देखो, यहाँ पे आप ये वापस मैप पे जाओ, आप यहाँ पे इसराइल देख रहे हो। ये तो आपको पता होगा कि 1948 में इसराइल बना था और तब से इसने इस एरिया में बहुत सारा जो लैंड है ये ऑक्यूपाई कर लिया है और ये अब अपने कंट्री का लैंड इसको बताते हैं। एक टाइम पे वेस्ट बैंक काफ़ी बड़ा होता रहा, गाज़ा स्ट्रिप भी काफ़ी बड़ी होती रही, मगर आज के टाइम में बस इनका लैंड इतना रह गया है। तो ये जो ग्रेट मार्च है उसमें ये जो गाज़ा पट्टी के लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस अपनी ज़मीन मिल जाए। ऑफ कोर्स टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसराइल मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर एटलीस्ट वो ऐसा चाहते हैं और ये अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए ये यहाँ पे बॉर्डर के करीब इकट्ठा हुए और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। गाज़ा पट्टी के लोग यहाँ पर ग्रेट मार्च के अलावा नकवा को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटास्ट्रॉफी।
यहाँ पर बेसिकली वो मार्तम मनाते हैं उस दिन का जब इसराइल का जन्म हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पर एंटी इसराइल और प्रो पैलेस्टीनियन जो सेंटिमेंट्स थी वो काफ़ी हाई थी और बहुत सारे लोग बॉर्डर के करीब इकट्ठा हो गए थे, मगर उन्होंने अभी तक कुछ डेंजरस किया नहीं था। फिर अब रिपोर्ट्स यहाँ पे अगेन, अब रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, किसका वर्जन क्या है, वहाँ पे आप एंडलेस डिबेट कर सकते हैं कि किसने क्या शुरू किया। मगर इन नटशेल बेसिकली यहाँ पर ये हुआ, जब लोग यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हुए, जो इजरायली मिलिट्री थी यहाँ पे, इजरायली स्नाइपर्स से उन्होंने ओपन फायर कर दी और बहुत सारे लोग यहाँ पे मरने शुरू हो गए। अब यहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस का वर्जन है वो ये है कि लोग निहत्थे थे, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी इजरायली सोल्जर्स को हार्म करने की, उन पर बिना वजह शूटिंग शुरू हो गई। मगर इजरायली फोर्सेस का वर्जन ये है कि हमास जो एक टेररिस्ट संगठन है यहाँ पर लोगों को इंस्टिगेट कर रहा था और वो चाहता था कि यहाँ पर कुछ ख़राब चीज़ हो, लोग और ज़रा आएँ और यहाँ पे झड़प हो जाए। तो वो झड़प रोकने के लिए उन्होंने पहले ही यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फायरिंग की डायरेक्टली कोई आवश्यकता शायद थी भी नहीं, वो चाहते तो भीड़ को वैसे भी पीछे कर सकते थे, मगर सिंस यहाँ पे फायरिंग हुई है तो ऑब्वियस ही बात है, हम ये कह सकते हैं कि इजरायली फोर्सेस ने बिल्कुल भी रिस्ट्रेंट नहीं दिखाया। उन्होंने बिल्कुल एक रिमोटेस्ट जो चांस था यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का, उस पर फोकस करते हुए बहुत सारे निहत्थे लोगों पर गोली चलानी स्टार्ट कर दी। ये ऑफ कोर्स सब लोग मान रहे हैं, ये यूएन ने भी कहा है कि जो इजरायली फोर्सेस ने रिस्ट्रेंट दिखाया है वो ऑलमोस्ट निल है। वो ऐसे लग रहा था कि वो बस वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पे लोग इकट्ठे हों और यहाँ पे फायरिंग वो स्टार्ट कर दें। तो ये सारा इशू है और इसी वजह से यहाँ पर जो हम आज के टाइम में देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। इजरायली कैजुअलिटीज़ यहाँ पे ना के बराबर अभी तक सुनाई दी हैं, क्योंकि इजरायली फोर्सेस काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड हैं और उनके पास काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है बॉर्डर के करीब। अब यहाँ पे देखो हमास के बारे में भी जान लो। हमास बेसिकली है क्या? हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हो उसको आप। इसका जन्म हुआ था 1987 में और ये अपने जन्म से ही इसराइल के खिलाफ एक वॉर में उलझी हुई है और ये चाहते हैं कि जो पैलेस्टीनियंस का लैंड है उनको वापस मिल जाए। ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि ये वायलेंट मीन से अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अकॉम्प्लिश करें। अब ये हमास के बारे में ये भी बता दूं आपको, हमास आपको ज़्यादातर पावर में सिर्फ गाज़ा पट्टी में मिलेगा, वेस्ट बैंक में आपको हमास की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ठीक है चलो, एक तो जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, उसकी वजह से तो ये सब हुआ, मगर जो प्रोटेस्ट था वहाँ पे लोगों का आक्रोश इतना ज़्यादा क्यों था? देखो वहाँ पे हमको समझना होगा, रीज़न था यूएस एम्बेसी मूव। रिसेंटली क्या किया यूएसए ने कि अपनी एम्बेसी टेल अवीव से, जो बहुत सारी कंट्रीज़ मानती है कि इजराइल की राजधानी टेल अवीव है, फॉर एग्जांपल इंडिया, रशिया, चाइना, तो उन्होंने अपनी एम्बेसी टेल अवीव से मूव करके जेरूसलम में स्थापित कर दी। ये बहुत ही बड़ा मूव था। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारी कंट्रीज़, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, आउट ऑफ द 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, 136 मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं जेरूसलम को एज पैलेस्टीनियन कैपिटल। मगर फिर भी यहाँ पर यूएस ने अपनी एम्बेसी जेरूसलम में स्थापित कर दी इजराइल की। तो इससे बेसिकली यूएसए ने एक मोहर लगा दी है इस बात को लेकर कि जेरूसलम इजराइल का है। और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है। यहाँ पे आपको थोड़ा मैप में समझना होगा कि जेरूसलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसको लेकर लोगों को यहाँ पे इतना आक्रोश क्यों आ जाता है। अब देखो जेरूसलम यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है यहाँ पर जेरूसलम। आप देखोगे ये वेस्ट बैंक और इजराइल की बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। अब इशू यहाँ पर ये है जेरूसलम में, जेरूसलम की होली सिटी का। जेरूसलम 3 एब्राहमिक रिलीजन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये एम्बेसी वाला इशू इन डेप्थ कवर किया है, लाखों लोग उसको देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो 3 एब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं उनके लिए ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियंस, ज्यूस और मुस्लिम्स। अब उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद यहाँ पे आए थे और उन्होंने जेरूसलम में प्रेयर करी थी, उसके बाद वो हेवन गए थे और हेवन में उन्होंने काफ़ी और नॉलेज प्राप्त करी और फिर वापस वो धरती पे आए उन्होंने और अपने भले काम वहाँ पर करने शुरू कर दिए बाकी दुनिया में। फिर क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जेरूसलम वो जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने बहुत सारा अपना समय बिताया, उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई और बहुत इंपॉर्टेंट एक चर्च है उनका यहाँ पर। फिर ज्यूज़ ये मानते हैं कि जो किंग सोलोमन का मंदिर है वो यहाँ पर है, जो आज के टाइम में वेलिंग वॉली बची है उसकी। तो जो तीनों रिलीजन्स हैं उनके लिए जेरूसलम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए जेरूसलम को कहते हैं 3 धर्मों का शहर। अब यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि ओवर द ईयर्स, एक्चुअली जब से जेरूसलम बना है इसकी पोजेशन को लेकर हमेशा लड़ाई रही है, क्योंकि सिंस ये इतना इम्पॉर्टेंट शहर है फॉर क्रिश्चियनिटी, फॉर इस्लाम, फॉर जुडाइज़म, तो यहाँ पर बहुत वॉर्स हुई है। आपने क्रूसेड्स का नाम सुना होगा, यूरोपियंस ने क्रूसेड्स करी थी
अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर ताकि जेरूसलम को वो कैप्चर कर पाएँ। तो क्रूसेड्स भी जेरूसलम को कैप्चर करने के लिए ही थी, और क्रूसेड्स जो इनिशियली थी वो सक्सेसफुल थी। स्टार्टिंग में जेरूसलम को कैप्चर कर लिया गया था बाय क्रिश्चियंस, मगर बाद में फिर सलाउद्दीन अयूबी आए और उन्होंने ये वापस कैप्चर कर लिया। तो बहुत खून बहा है जेरूसलम के लिए, और एक बहुत ही फेमस मूवी भी है जेरूसलम की कॉन्क्वेस्ट को लेकर, की हिस्ट्री को लेकर, किंगडम ऑफ हेवन। उसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सीन है एंड का। एक बहुत बड़ी वॉर होती है, कई लोग मरते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे अब ये जेरूसलम की सिटी है पीछे, यहाँ पे कई लोग मर चुके हैं। यहाँ पर जो क्रिश्चियन नाइट थे जो हार गए थे फ्रॉम द मुस्लिम अटैकर्स, उन्होंने पूछा कि जेरूसलम का वर्थ क्या है, क्योंकि जेरूसलम कोई एक स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट जगह नहीं है, ना यहाँ पे आपको सोने की खदान मिलेगी ना कुछ और मिलेगा, मगर फिर भी इतने सारे लोग यहाँ पे जान देने को तैयार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बात आती है फेथ की। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सिंस एक इतनी ब्लडी इसकी हिस्ट्री रही है, इतना यहाँ पर लोगों का सेक्रीफाइस गया है, तो फाइनली यहाँ पर अब इजराइल पूरे जेरूसलम को अपने अंडर ले रहा है। तो इससे बहुत सारे जो आसपास मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती है ये देख कर के ये जो तीनों धर्मों का शहर है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्रीज़ को अपने अंडर क्यों ले रही है। जेरूसलम को एक्चुअली एक यूएन के अंडर एक शहर बनाना चाहिए जहाँ पे कोई भी आ सके, कोई भी जा सके, मगर इसराइल का लॉन्ग टर्म एम्बिशन ये है कि वो जेरूसलम को अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट देयर एम्बिशन इज़। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी में मुस्लिम्स थे उनको काफ़ी आक्रोश आया और उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है और ज़्यादा अग्रेसिव कर दिया। तो देखो जेरूसलम को लेकर आज के टाइम में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में काफ़ी एक डिस्प्यूट है कि ये किसको बिलोंग करता है, अलग कंट्रीज़ की इस पर अलग राय है। तो यूएसए ने जब अपनी एम्बेसी यहाँ पर जेरूसलम में शिफ्ट कर दी तो बेसिकली वो यहाँ पे पूरा बढ़ चढ़ के समर्थन कर रहे हैं इसराइल का कि जेरूसलम बिल्कुल इसराइल का ही है। अब इस पर बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दे चुकी हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो टर्की के प्रेसिडेंट है बहुत ही फेमस एर्दोगन साहब, उनकी एक स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप, जेरूसलम इज़ द रेड लाइन फॉर मुस्लिम्स। ये एक रेड लाइन है, मैं भी यहाँ पे बहुत सारी रेड लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो जेरूसलम है ये रेड लाइन है फॉर मुस्लिम्स, और ये एक इशू है जिसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा अगर यहाँ पर भी अनफेयर तरीके से इसराइल एनक्रोच कर लेता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फीलिंग्स थी लोगों की, जो सेंटिमेंट्स थी, वो इतनी ज़्यादा फ्लेयर अप क्यों हो गई थी। और आज के टाइम भी ये जेरूसलम के इशू की वजह से ये पूरा रीजन काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड क्यों है। अब देखो यहाँ पर जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है गाज़ा स्ट्रिप पर वॉयलेंस का, वहाँ पर इसराइल का जो मेन क्रिटिसिज्म हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड वो इस बात को लेकर हो रहा है कि इजरायली फोर्सेस ने बहुत ही ब्रूटली क्लैम डाउन किया है फ़लस्तीनियन प्रोटेस्टर्स पर। तो यहाँ पे एक आप रिपोर्टर की एक ट्वीट दे सकते हैं, ये ऑन द ग्राउंड वहाँ पे काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि एक शेमफुल डे है। इन्होंने कहा कि हाँ, हमास ने वहाँ पे लोगों की सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनाइज किए, लोगों को इकट्ठा किया गया, मगर तब भी इजरायली फोर्सेस को क्या ज़रूरत थी कि ओपन फायर कर दें निहत्तों पर। ये तो बहुत ज़्यादा एक बारबेरिक तरीका हुआ किसी प्रोटेस्ट को पीछे धकेलने का। और यहाँ पे बहुत ही सैड दृश्य भी देखने को मिले, एक 8 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई यहाँ पर, और यहाँ पे इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसराइल का सेल्फ डिफेंस है, और ये जो चीज़ है इसको देखकर काफ़ी अब क्रिटिसिज्म हो रहा है इसराइल का। और यूएन ने भी यहाँ पर ये कहा है कि ये वॉर क्राइम्स हैं, इनको हम वॉर क्राइम मानेंगे, और यूएन ने अपनी वॉर क्राइम की जो टीम है वो गाज़ा शूटिंग एरिया में भेज दी है और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब यूजुअली इसराइल ज़्यादा अटेंशन पे करता नहीं है यूएन के रेजोल्यूशंस पर या यूएन की इन्वेस्टिगेशन पर। रिसेंटली यूएन में एक रेजोल्यूशन ये भी पास किया गया था कि यूएसए ने जिस तरीके से अपनी एम्बेसी मूव करी है जेरूसलम में वो गलत है, मगर उस रेजोल्यूशन का कुछ असर हुआ नहीं है। वो बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी की आलोचना करने वाली बात थी, मगर इसराइल को जो करना होता है वो कर ही देते हैं। दे डोंट रियली केयर मच अबाउट यूएन, और ये काफ़ी डेंजरस है। इसराइल जैसी कंट्रीज़ अगर यूएन को बिल्कुल भी नहीं सुनेगी तो ओवरऑल यूएन के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठेगा, जो वर्ल्ड सेफ्टी के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देखो इस सब के बीच में ये भी रिपोर्ट आई कि एक कनाडा के डॉक्टर यहाँ पर गाज़ा पट्टी में लोगों का इलाज कर रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, तो उनको भी यहाँ पे शूट किया गया। तो ये सब चीज़ें देख के ऑब्वियस ही बात है जो एक इंटरनेशनल परसेप्शन बनता है वो इसराइल के खिलाफ बन रहा है इस वक्त। और यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। देखो आईसीसी जो है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कह रहा मैं, ये क्रिमिनल कोर्ट है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है जो द हेग में बैठता है। द हेग आपको मिलेगा नेदरलैंड्स में। ये फोकस करता है ज़्यादातर इंटरनेशनल क्राइम्स पर, जेनोसाइड्स पर, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स पर।
तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हमास इसराइल को आईसीसी में भी लेके जाएगा, मगर हमको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि हमास का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर वो भी ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है इन द पास्ट। मगर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से आईसीसी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, अगर वो एग्री करते हैं कि वो यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। देखो यहाँ पे जो दुनिया भर के देश हैं उनका क्या स्टांस रहा है वो भी देख लेते हैं। इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जिन लोगों की यहाँ पे मौत हुई है वो बहुत ही सैड है, और यहाँ पर देखो ये जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वी आर डीपली सैडन्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स, और आगे लिखा है कि वी अर्ज ऑल साइड्स। तो यहाँ पे जो ऑल साइड्स कह रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ इसराइल को नहीं कह रहे, हमास को भी कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे स्टोन पैटलिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, सबको अब शांत हो जाना चाहिए और वायलेंस को और ज़रा एस्केलेट नहीं करना चाहिए। तो इंडिया ने बेसिकली वायलेंस के खिलाफ यहाँ पर बात करी और कहा है कि पीसफुल तरीके से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। और जो रशिया, चाइना और जापान का रिएक्शन है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर था। हालांकि मैं ये कहूँगा रशिया ने अपने रिएक्शन में जो जेरूसलम में एम्बेसी को मूव किया गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, उसको भी क्रिटिसाइज किया। हालांकि चाइना ने एम्बेसी के बारे में कुछ नहीं कहा, जापान ने भी एम्बेसी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि शांति रखनी चाहिए और जो भी वहाँ पे हुआ है, जो लोग वहाँ पे मरे हैं, वो काफ़ी सैड है। फाइनली पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट किया है इस बात को लेकर कि किस तरीके से इजरायली अग्रेशन ने बहुत सारे फ़लस्तीनी लोगों को मारा है। और यहाँ पर जो यूएस काउंसलेट है लाहौर में, वहाँ पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। और फाइनली देखो सऊदी अरेबिया ने भी इस मूव को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि जो जेरूसलम में एम्बेसी शिफ्ट कर दी है उसको लेकर सऊदी अरेबिया डोनाल्ड ट्रंप को कन्फ्रंट करेगा। मगर ऑफ कोर्स जियो पॉलिटिक्स में आज के टाइम में दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। ईरान न्यूक्लियर डील की कैंसलेशन को लेकर सऊदी अरेबिया काफ़ी खुश है और सीक्रेटली ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं विद इसराइल। ऑफ कोर्स उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया भी सीक्रेटली इसराइल के साथ काम कर रहा है और उनके जो जियो पॉलिटिकल एम्बिशंस है काफ़ी हद तक सिमिलर है। मगर फिर भी ये जेरूसलम के इशू को लेकर कम से कम यूएसए को कन्फ्रंट करने को तैयार है। और जेरूसलम का इशू देखो आने वाले टाइम में काफ़ी सीरियस भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब इससे सिचुएशन बन सकती है पूरे एरिया में। तो अभी देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट्स है आगे बढ़ती हैं। मगर डेफिनेटली ये इस पूरे रीजन में आने वाले कई दशकों तक लगता नहीं है कि पीस आने वाला है, क्योंकि जो सारी यहाँ पर जो बड़ी प्लेयर्स हैं, यहाँ पे जो मेन कंट्रीज़ हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट के मूड में ज़्यादा लग रही है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।